इंडियन सिविल सर्वेंट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपने अक्सर यह सुना होगा या फिर बोलें तो देखा होगा कि यूपीएससी मेंस में जो आंसर लिखा जाता है वो हर किसी स्टूडेंट के बस की बात नहीं होती है। आपने बहुत स्टूडेंट से सुना होगा कि उसने प्रीलिम्स तो बहुत बार क्रैक किया हो, या फिर बोलें तो उसका प्रीलिम्स तो बहुत आसानी से क्रैक हो जाता हो, बट उसका मेंस जो है वो आसानी से क्रैक नहीं होता है। तो आखिर उसमें ऐसा क्या होता है कि बोलें तो उसका जो है सो प्रीलिम्स का जो प्रीलिम्स जो करेक्ट तो हो रहा है, बट उसका उसमें ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होती है जो मेंस उसका नहीं हो पा रहा हो। तो आज हम वही बात करेंगे। ओके, कि जो सो आपका मान लीजिए कि प्रीलिम्स क्रैक हो रहा हो, बट प्रॉब्लम ये है कि आपका जो सो मेंस क्लियर नहीं हो रहा हो, तो उसको कैसे कर सकते हैं। आपने किसी स्टूडेंट से पूछा होगा या फिर देखा होगा कि जो स्टूडेंट मेंस दे के आता है यूपीएससी या फिर बोलें तो किसी भी स्टेट पीसीएस या फिर बोलें तो कोई भी और भी होता है एसएससी वगैरह का, किसी का भी पेपर होता है जो मेंस का पेपर होता है, उसमें बहुत स्टूडेंट अच्छे तरीके से या फिर बोलें तो एक अच्छा उत्तर लिख नहीं पाते हैं, या फिर बोलें तो उसका जो राइटिंग स्किल होता है वो अच्छा नहीं होता है, फिर बोलें तो उसका जो स्पीड होता है वो अच्छा नहीं होता है, फिर उसका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं होता है, फिर बोलें तो उसका लिखने का जो तरीका होता है वो अच्छा नहीं होता है। मतलब ऐसा बहुत कुछ उसमें कमियां होती है, या फिर बोलें तो कुछ गलतियाँ या फिर कुछ मिस्टेक या फिर उसमें कुछ त्रुटियां होती है जिससे वो मेंस का उत्तर अच्छा नहीं लिख पाता और वो प्रीलिम्स करेक्ट करने के बाद भी मेंस में ही पीछे रह जाता है। बोलें तो उसका उत्तर जो उसने जो उत्तर रहता है उसको बहुत अच्छे से पता रहता है, बट वो लिख नहीं पाता है, और ऐसी कुछ त्रुटियों के कारण उसका मेंस में जो सिलेक्शन हो वो हमेशा रुक रुक जाता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि यूपीएससी या फिर बोलें तो स्टेट पीसीएस किसी भी मेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है, और उसमें हम किन किन त्रुटियों का ध्यान रखें और किन को सुधारने का प्रयास करें, और कैसे करें कि वो जो मेंस का उत्तर है उसको एक अच्छा लिख सकते हैं और एक सूटेबल आंसर हम लोग लिख सकते हैं, ताकि जो एग्जामिनर है उसको भी थोड़ा लगे कि हाँ ये बंदा थोड़ा कुछ बनने के लायक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एक मेंस का उत्तर जो है वो अच्छा कैसे लिखा जा सकता है। तो देखिए हम लोग इसमें पहले पॉइंट की बात कर लें कि मान लेते हैं कि आप मेंस एग्जाम में गए, तो देखिए आपको पहला पॉइंट में आपको क्या लिखना है, आंसर का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए उसको पहले समझिए आप लोग। देखिए पहले जो आपको पूछा गया है वही लिखना है एग्जाम में। ओके, मतलब जो क्वेश्चन में पूछा गया है उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना गया है। मान लेते हैं कि आपको पूछा गया कि संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, या फिर बोलें तो संविधान को बनाने में किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ा। तो देखिए आपको इसमें कुछ बच्चे क्या होते हैं कि अपने से ज़्यादा नंबर लाने के चक्कर में पहले संविधान का डेफिनेशन देते हैं कि संविधान किसको कहते हैं और संविधान कैसा होता है क्या होता है। तो देखिए उसमें आपको पूछा गया है कि संविधान को बनाने में क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो आपको ये नहीं लिखना है कि संविधान का मतलब ये होता है वो होता है, उसने आपसे जो पूछा है आप वही लिखने का प्रयास करें। तो आप ये लिख सकते हैं कि संविधान बनाने में, हाँ ये देखिए आप ये लिख सकते हैं कि संविधान बनाने में निम्न निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो देखिए आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट इसी तरह करके आप लिख सकते हैं। तो यही ध्यान रखना है कि पहला पॉइंट में आपको जो पूछा गया वही लिखना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है आपको अपने आप में। अगर ये स्कूल या फिर बोलें तो कोई कॉलेज का ही क्वेश्चन होता तो आप इसमें लिख सकते थे, मतलब पहले आप संविधान का डेफिनेशन लिख सकते थे, क्योंकि वो डिग्री का कॉलेज है उसमें आपको कोई कलेक्टर या फिर एसडीएम वगैरह नहीं बनाया जाता, सिर्फ आपका उसमें नंबर दिया जाता है। तो इसमें आपको सिर्फ नंबर नहीं दिया जाता, तो उसमें आपका आईक्यू लेवल भी चेक किया जाता है कि बच्चा क्या क्या लिख रहा है और कैसे लिख रहा है। तो उसमें आपको जितना पूछा गया उतना ही लिखना है, उससे ज़्यादा आपको थोड़ा सा भी नहीं लिखना है। इसलिए पहला पॉइंट हमारा यही है कि आपसे जो पूछा गया आपको बस वही लिखना है, उससे ज़्यादा आपको थोड़ा सा भी नहीं लिखना है। अब अगर बात करेंगे कि
दूसरा पॉइंट में आप किन बातों का ध्यान रखें, तो देखिए आपको दूसरा पॉइंट में ध्यान रखना है कि जो प्रश्न का अनुपात है, ओके, प्रश्न का जो अनुपात है आपको उसके अनुसार चलना है और उसी के अनुसार से आपको लिखना है। मान लेते हैं कि प्रश्न में आपको दिया गया है कि मान लेते हैं कि आपको प्रश्न में पहले ही बोलें तो वार्निंग दे दिया गया, या फिर बोलें तो पहले ही उसने बोल रखा है कि इस प्रश्न में आपको इससे ज़्यादा नहीं लिखना है और इन्हीं के बिंदुओं के अनुसार लिखना है। तो आपको उन्हीं बिंदुओं के अनुसार लिखना है और आपको जो सो उसी की डायमेंशन के अनुसार चलना है, उससे ज़्यादा अनुपात आपको नहीं बढ़ाना प्रश्न का। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट कि आपको अनुपात के अनुसार चलना, उस प्रश्न के अनुपात के अनुसार आपको चलना है, इससे बाहर और उससे कम आपको नहीं चलना है। ओके, तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट कि आपको प्रश्न का जो अनुपात है उसके ही अनुरूप चलना है, उससे ज़्यादा और उससे कम आपको नहीं चलना है। अब अगर बात करेंगे हम लोग कि तीसरा पॉइंट किन किन बातों का ध्यान रखें, तो देखिए आप लोग तीसरा पॉइंट में ध्यान रख सकते हैं कि मान लेते कि एक प्रश्न आपसे पूछा गया कि भारतीय राजनीति जो है व्यवस्था है, जो जो भारतीय राजनीति का व्यवस्था है, या फिर बोलें तो मान लेते कि जो भारतीय राजनीति से ही हम लोग एक प्रश्न लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो बीजेपी, या फिर बोलें तो बीजेपी को ही लेते हैं कि मान लेते हैं कि बीजेपी जो सो बहुत अच्छा काम कर रही है, उसने आपको ऐसा प्रश्न में लिखा और आपको आगे बोल देगा कि डिफाइन कीजिए बीजेपी अच्छा काम कर रही देश के प्रति, देश के अंदर आपको डिफाइन करना है। तो देखिए उसमें आपको सिर्फ उसका काम ही नहीं लिखना कि उसने ये काम किया वो काम किया, ओके, आपको उसमें काम लिखने के बाद कुछ कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन का मतलब हो गया पॉइंट लिखना है, नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, फिर आपको जो पॉजिटिव पॉइंट, मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो उसमें आपको सकारात्मक और नकारात्मक बातें दोनों लिखना है। ये नहीं कि सिर्फ आप अपने नकारात्मक बातें लिख दिया कि हाँ मुझे ये खराब लगा, ये गलत है और ये इसमें सुधार होना चाहिए। आपको ये भी लिखना चाहिए कि उसमें सकारात्मक बातें क्या थी और क्या होनी, क्या अच्छा लगा। आपको किसी का भी सिर पे नेगेटिव पॉइंट नहीं देना है, फिर बोलें तो किसी का सिर पे बुराई नहीं करना, उसका अच्छाई भी आपको लिखना है। या तो फिर हो सके तो आप किसी का नकारात्मक पॉइंट लिखिए ही मत। अगर आप लिखते हैं किसी का नकारात्मक तो आपको उसका पॉजिटिव पॉइंट भी देना पड़ेगा कि उसने क्या क्या अच्छाई है। ओके, तो ये भी हमारा तीसरा पॉइंट कि आपको नकारात्मक और सकारात्मक पॉइंट पर ध्यान रखना है अपना। अब अगर बात करेंगे कि चौथा पॉइंट पर हम लोग किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए हम लोग को, तो देखिए चौथा पॉइंट पर हम लोग को क्या ध्यान रखना है। सो मान लेते कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं और उसमें आप कोई प्रमाण को भी लिख रहे हैं, मतलब कोई ऐसा बात लिख रहे हैं जिससे सिद्ध हो रहा है कि वो आंसर आप सही लिख रहे हैं, मतलब आपने जो आंसर लिखा है वो सही लिखा है। तो जो आप सबूत वहाँ पे लिख रहे हैं, या फिर बोलें तो जो आप प्रमाण वहाँ पे लिख रहे हैं, उसमें आपको जो प्रमाण उतना ही लिखना है कि वो जो आपने ऊपर आंसर लिखा है वो प्रूफ हो जाए कि हाँ ये आंसर सही है और इसी प्रमाण पर आधारित है। आपको जो अपना प्रमाण देना है उसमें ज़्यादा बातें नहीं लिखना है, मतलब ये नहीं कि पूरा प्रमाण ही एक पेज का भर दिया, बस दो चार लाइन में आपको आप प्रमाण देना है कि हाँ ये जो मैंने ऊपर आंसर लिखा है उसका प्रमाण ये है कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि आपको जो प्रमाण है वो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, बस शॉर्ट में होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि लोगों को समझ आ सके आपका प्रमाण। तो ये चौथा कि आपको अपने प्रमाण पर थोड़ा ध्यान रखना है, ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है। अब अगर बात करते हैं कि 5 नंबर में किन बातों का ध्यान रखना है, तो देखिए हमारा 5 नंबर पर हो सकता है कि जो IR वाला खंड होता है, मतलब जो इंटरनेशनल रिलेशन का वो खंड हो गया और जो नक्शा वाला खंड हो गया, उसमें आपको
मैप ज़रूर बनाना है। ओके, मैप बहुत ज़रूरी है। मान लेते कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच तनाव है, तो आपको मैप बना के दिखाना है कि आपको जो है सो मैप बना के दिखाना है कि इंडिया और पाकिस्तान में किस जगह और किन जगहों पे बवाल होता है। ओके, तो मान लेते कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये मसला है, तो आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा कि जो से ये मैटर है सो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हमेशा से झड़प में रहती है। ओके, तो ऐसे ही आप ड्रॉ करके दिखा सकते हैं कि ये जो मैटर है ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच रहता है, फिर बोलें तो ये है ये है ये। तो इसी तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं एक मैप के जरिए, ताकि एग्जामिनर जो उसको पता चल सके कि बच्चे ने अच्छे से स्टडी किया, ये नहीं कि सिर्फ रट लिया है। उसको ये लगना चाहिए कि हाँ इसको मैप भी आता है और इसने अपने मैप के सहारे भी स्टडी की है, इसको लोकेशन का भी जगह है और किस लोकेशन पे विवाद है ये भी इसको पता है। तो वो आपको 5 नंबर पे यही याद रखना है कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उसमें अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशन वाला क्वेश्चन है तो आप में उसको वो जो है सो मैप है सो ज़रूर बनाना है। ओके, 5 में आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैप है वो आपको बनाना ही पड़ेगा, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आपने मैप बना दिया, थोड़ा सा भी डिफाइन कर दिया, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि आपको मैप के जरिए बहुत कुछ समझ आ सकता है। तो 5 नंबर में आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैप है वो हमेशा बनाना है, फिर चाहे इंडिया का हो या फिर बोलें तो वर्ल्ड मैप का हो, फिर बोलें तो कोई भी मैप हो, उसमें आपको मैप को दर्शाना ही दर्शाना है, उससे कोई बाज आपको नहीं आना है। मैप में क्या है कि आपको कोई भी चीज़ आसानी से समझ आ जाता है कि हाँ कि इस पॉइंट पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच विवाद है, या फिर बोलें तो इंडिया और चाइना के बीच विवाद बना हुआ है। तो ये हो गया पॉइंट वाला बात कि मैप से बहुत जल्दी समझ आ जाता है हर किसी को। अब अगर नेक्स्ट बात करेंगे कि 6 में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, तो देखिए आपको 6 में इन बातों का ध्यान रखना है कि मान लेते कि कोई स्टूडेंट है वो ब्रैकेट में बहुत ज़्यादा कुछ शब्दों को प्रयोग करता है। मतलब मान लेते कि आप हिंदी माध्यम का स्टूडेंट है और मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बट आपने कोई ऐसा वर्ड भी लिख दिया जो जिसको आपको लग रहा था कि शायद इसका इंग्लिश लिख देंगे तो एग्जामिनर को अच्छा से समझ आ जाएगा। मान लेते कि आपने एक वर्ड लिखा हिंदी में कि लेकिन। ओके, अब आपने जो ब्रैकेट में से लिख दिया कि बट, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ आ जाए। हमने एग्जाम्पल लिया, ये तो वैसे भी नॉर्मल वर्ड है, आप कुछ दूसरा वहाँ लिखेंगे जो एग्जामिनर के समझ के बाहर हो, तो वैसा लिखेंगे। और आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इसका प्रयोग जो ब्रैकेट वाला उसको बार बार नहीं करना है। ये नहीं कि एक लाइन में हर लाइन में एक एक वर्ड प्रयोग करें, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको हिंदी से लिखना है। बट कहीं कहीं क्या है कि कोई कोई वर्ड ऐसा आ जाता है कोई पेज में कि थोड़ा उसमें समझना मुश्किल होने लगता है, तो आप उस कंडीशन में आप इंग्लिश वर्ड को यूज कर सकते हैं ब्रैकेट में लगा के ऐसे। बट ध्यान रहे कि एक पेज में एक से दो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक से दो से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वही बात हो गया कि आप मिक्स लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए आपको एक पेज में एक ही वर्ड का प्रयोग करना है। ध्यान रहे कि पॉसिबल हो तभी करें, अगर आपको लग रहा है कि मेरा आंसर सही है और तो आप इस वर्ड का मतलब दूसरे वर्ड का ब्रैकेट में प्रयोग ना करें। आपका जो माध्यम है उसी से सिर्फ लिखें। बाकी दूसरा माध्यम का या फिर बोलें दूसरा लैंग्वेज का उसमें जो सो यूज ना करें। ओके, तो छठा आपका यही हो गया कि जो आप ब्रैकेट में लैंग्वेज यूज करते हैं दूसरा भाषा, उसमें आपको ध्यान रखना है ज़्यादा यूज नहीं करना है, एक पेज में एक से दो ही यूज करना है। तो ये हो गया हमारा 6 पॉइंट वाला कि आपको अदर्स लैंग्वेज ज़्यादा यूज नहीं करने हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि जो मेंस में जो कुछ बच्चे बोलते हैं कि कैसे कैसे काउंट होता है, मेंस का जो उत्तर होता है वो उसमें कौन सा वर्ड काउंट होता है। मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट उसने लिखा कि मैं जो सो मैं जाता हूँ, और किसी ने लिखा कि मैं रात दिन जाता हूँ।
तो देखिए कोई स्टूडेंट इसमें बोलता है कि मेंस का जो उत्तर होता है उसमें कौन कौन से वर्ड को काउंट किया जाता है। तो देखिए इसमें आपको समझना कि कौन सा वर्ड काउंट होता है। तो देखिए इसमें आपको सारे के सारे वर्ड काउंट होते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट लाइन में हमारा हो गया कि 1 2 3, इसमें 3 वर्ड हो गया हमारा। और देखिए इसमें 1 2 3 4, इसमें हमारा 4 वर्ड हो गया। ध्यान रहे जिसमें हाइफन लगा दीजिएगा वो आपका 1 वर्ड हो जाएगा। ओके, ये आपका 2 वर्ड अब नहीं रहा, ये आपका 1 वर्ड हो गया। तो ये आपका पूरा 1 वर्ड काउंट होगा, ये 2 वर्ड काउंट नहीं होगा। तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 4 वर्ड आपका ये काउंट हो गया। कुछ बच्चे बोलते हैं कि वो काउंट होता है या नहीं, मैं काउंट होता है या नहीं। तो देखिए इसमें डरने वाली बात नहीं है, हो भी काउंट होता है और मैं भी काउंट होता है। कोई बस जिसमें हाइफन लगा होता है वो काउंट नहीं होता है। तो ये हो गया कि काउंट होने वाली बात, कि कैसे काउंट होता है, क्या क्या काउंट होता है। अब देखिए थोड़ा कुछ और बात करते हैं। मान लेते हैं कि आपका जो जीएस है उसमें आपको जीएस में देखिए कितने वर्ड की है, कितने वर्ड तक लिखना चाहिए हर जीएस में। देखिए तो आपको जो है सो जीएस में कम से कम 4000 वर्ड लिखने चाहिए होंगे। मतलब अगर आपने जीएस में 4000 वर्ड लिख दिया तो इसमें ना ही वर्ड सीमा बोले तो शब्द सीमा ना ही ज़्यादा है ना ही कम है, ये नॉर्मल है, इतना होना चाहिए। अब अगर बात करेंगे कि ऑप्शनल पेपर में कितना होना चाहिए, जो देखिए ऑप्शनल का भी जो है सो 4000 वर्ड होना चाहिए, एक ऑप्शनल पेपर का बात कर रहे हैं। ओके, और 2 होता है तो उसमें 8000 हो गया हमारा। तो ये हो गया ऑप्शनल और जीएस में। एक एक में आपको 4000 वर्ड तक लिखना पड़ेगा, इससे कम तो आप लिख नहीं सकते और इससे ज़्यादा भी नहीं लिखना आपको। देखिए हम जो बात कर रहे हैं उसमें देखिए हम मान लेते हैं कि कोई कोई स्टूडेंट होता है कि बोलता है कि हम अपनी राइटिंग स्पीड को स्किल कैसे करें, फिर बोलते हैं राइटिंग स्पीड को स्पीड कैसे करें। तो देखिए अगर बात करेंगे कि आपको राइटिंग स्पीड को स्पीड कैसे करना है, तो देखिए इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। देखिए अगर आप 8 मिनट में अगर आप 8 मिनट में जो सो 200 वर्ड लिख रहे हैं, इसका मतलब आपका राइटिंग स्पीड बहुत अच्छा है। ओके, बट ध्यान रखिए जो आप वर्ड लिख रहे हैं वो हर कोई पढ़ सकता है, ये नहीं कि सिर्फ आप ही पढ़ सकते हैं। तो अगर आप 8 मिनट में 200 वर्ड लिख सकते हैं तो आप मेंस का एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना किसी फंसे हुए। आप मेंस एग्ज़ाम में अच्छे से पास हो सकते हैं अगर आपका स्पीड जो है सो 8 मिनट में 200 वर्ड का है। अब अगर बात करेंगे कि 1 मिनट में कितना स्पीड होना चाहिए, तो देखिए 1 मिनट में आपका स्पीड जो है सो 30 वर्ड होना चाहिए। ओके, और बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए जो दूसरे भी पढ़ सके, ये नहीं कि सिर्फ आप पढ़ सकते हो। ये हो गया 1 मिनट में आपको 30 वर्ड लिखना पड़ेगा किसी भी तरह से। अब अगर बात करेंगे कि 1 मिनट में नॉर्मल कितना लिखना चाहिए, तो देखिए 1 मिनट में अगर बात करें तो नॉर्मल आपको 25 वर्ड लिखना ही चाहिए। इससे कम अगर आप लिख कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका राइटिंग स्पीड जो है बहुत स्लो है और इससे आप मेंस में पास नहीं कर सकते, आप फेल कर जाएंगे इससे। क्योंकि मेंस में आपको लिखना बहुत रहता है, सिर्फ लिखना ही रहता है, उसमें कोई भी बोले तो कुछ करना नहीं रहता। मेंस में आपको सिर्फ लिखना ही लिखना रहता है, पूरा पेज भरना रहता है, उसमें 4000 वर्ड लिखने पड़ते हैं। इसीलिए अगर आपका राइटिंग स्पीड देखिए 1 मिनट में अगर आप 30 से 25 वर्ड लिख रहे हैं तो आपका राइटिंग का स्पीड जो है बहुत अच्छा है। प्लस में ध्यान रखना है कि जो आप राइटिंग लिख रहे हैं वो हर कोई पढ़ सकता है आसानी से और बिल्कुल साफ सुथरा हो। ओके, अब अगर बात करते हैं कि कोई कोई स्टूडेंट बोलता है कि मान लेते हैं कि कोई पेपर 200 वर्ड का हो, मान लेते हैं कि कोई पेपर जीएस पेपर कोई 200 वर्ड का हो, तो उसमें आप शब्द सीमा क्या होना चाहिए।
तो देखिए इसमें आपका शब्द सीमा जो है सो 170 से कम नहीं होना चाहिए, 170 से कम नहीं होना चाहिए। और बोलें कि ज़्यादा कितना जाना चाहिए, तो देखिए 240 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ओके, 170 से कम नहीं होना चाहिए और प्लस में 240 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मान लेते कि आपने शब्द सीमा उसने क्वेश्चंस में लिख के रखा पहले कि अगर आपका क्वेश्चंस का जो आंसर है वो 200 से ज़्यादा हुआ तो मतलब पहले उसने लिख रखा है कि परीक्षार्थी कृपया सही प्रश्नों का मतलब प्रश्नों का उत्तर अपने तरीके से दें और प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों से ज़्यादा में ना दें। तो आप क्या कीजिएगा, मान लेते कि आपने 240 वर्ड लिख दिए, अब क्या कीजिएगा, तो देखिए इसमें डरने वाली बात कोई नहीं। मान लेते कि आपने इसमें 240 वर्ड लिखे बट बिल्कुल सटीक सटीक लिखा है और बिल्कुल टू द पॉइंट ही लिखा है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। हम मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट ने भी 170 वर्ड में लिखा बट देखिए 30 वर्ड कम हो गए ना, बट उसने भी क्या है कि बहुत अच्छे अच्छे वर्ड में लिखा है, बहुत अच्छे शब्दों में लिखा है और बहुत सुंदर और साफ शब्दों में लिखा, तो उसमें भी कोई डरने की बात नहीं। 30 वर्ड कम है तो वो एग्जामिनर जो हर किसी का कॉपी चेक नहीं करता कि कितना वर्ड इसने लिखा है। एक नॉर्मल अगर आपने साफ सुथरा लिखा है, टू दी पॉइंट लिखा है, तो आपका कॉपी चेक नहीं किया जाएगा कि कितने वर्ड लिखे हैं। ओके, अगर आपका कॉपी जो है सो आपका अगर आपका आंसर जो है सो बिल्कुल सही शब्दों में और बोलें बिल्कुल साफ साफ है तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे और सही से मार्क्स मिलेंगे। बट मान लेते कि भाई आपका जो है सो क्या बोलते हैं कि आपका राइटिंग जो सो बहुत ख़राब है, मतलब बहुत ख़राब, सिर्फ आप ही पढ़ पा रहे हैं। बट आपने क्या है कि आपने जो राइटिंग आंसर किया है वो बिल्कुल सटीक किया है, टू द पॉइंट किया है और प्लस में 200 वर्ड ही एग्जैक्ट किया है, ना इससे ज़्यादा नहीं कम। बट आपको मार्क्स सही नहीं मिलेंगे क्योंकि आपका राइटिंग जो सो ख़राब है, प्लस में जो है सो एग्जामिनर को आपका राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, तो वो क्या करेगा, अपना जो है सो उसको और भी लोगों का कॉपी जांच करना रहता तो वो क्या करेगा कि आपका नंबर काट लेगा कुछ। इसीलिए अगर आपका राइटिंग जो सो कम हो जाता है ज़्यादा हो जाता है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट ध्यान दें कि वो राइटिंग आपका साफ सुथरा हो, दूसरे को भी समझ में बहुत अच्छा आ रहा हो, प्लस में टू दी पॉइंट हो। तो ये हो गया शब्द सीमा कितना जाना चाहिए। देखिए 200 में आपको 170 मिनिमम आना चाहिए और मैक्सिमम 240 जाना चाहिए, इससे ज़्यादा कम बेसी नहीं करना चाहिए। अगर मान लेते कि आपको अपना शब्द काउंट करना हो कि मैंने कितने शब्द लिखे हैं, तो आपको एक हिसाब से अपना लेके चलना है। मान लेते कि आप एक लाइन में जो सो मिनिमम 10 वर्ड लिखते हैं, तो इसी हिसाब से आपको काउंट कर लेना कि आपने कितने लाइन लिखे हैं। उस हिसाब से आपको सोच कर चलना है कि मुझे इतना पेज लिखना है, ताकि मेरा जो टारगेट है वो 200 वर्ड का पूरा हो जाएगा और थोड़ा बहुत कम होगा तो इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। मतलब 20-30 वर्ड कम हो या ज़्यादा होगा तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, बट आंसर जो सो एकदम साफ सुथरा और टू द पॉइंट होना चाहिए वो आंसर। ओके, तो ये तो हो गया हमारा मेंस का स्ट्रेटजी, और बोलें तो शब्द सीमा का स्ट्रेटजी की शब्द सीमा जो सो कितना होना चाहिए और कैसे होना चाहिए और 1 मिनट में कितना लिखना चाहिए और स्पीड कितना होना चाहिए, एक जीएस पेपर में कितना लिखना चाहिए, और फिर बोलें तो अपना स्पीड कैसे मेंटेन करना चाहिए, और फिर बोलें तो कि एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाता है, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये हम लोग डिस्कस कर लिए आज का वीडियो में। देखिए कि मिलेंगे फिर हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।